हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 के लिए हम पहुंचे हैं नॉर्दर्न थाईलैंड, पोंगफा विलेज के पास। डोई नेंग नॉन माउंटेन रेंज के नीचे मौजूद है थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा केव सिस्टम। थाम लुआंग केव एक चक्करदार भूल-भुलैया है, 10 किलोमीटर लंबी। बीच में है गहरी खाली जगहें और घुमावदार संकरे गलियारे चूना पत्थर की परतों से ढके हुए। वहां के लोग इस केव सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं। टूरिस्ट बच्चों का तो ये पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। 23 जून 2018 को 12 लड़कों का एक ग्रुप अपने सॉकर कोच के साथ मस्ती के लिए थाम लुआंग केव में गया। मॉनसून सीजन के एक हफ्ते पहले। तब बारिश के कोई आसार नहीं थे। टीम अभी केव के अंदर ही थी कि बाहर का मौसम एकाएक बदल गया। एक घंटे में करीब 15 मिलीमीटर बारिश हुई और केव को लबालब कर गई। अपने कोच के साथ ही लड़के अंदर फंस गए। शाम होते होते उनकी फैमिली समझ गई कि लड़के और उनका कोच अंदर फंस गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वो गए तो गए कहां, लेकिन फिर लगा कि वो केव में अपने फेवरेट स्पॉट पर ही गए होंगे, जिसे वहां पटाया बीच कहा जाता है। भारी बारिश और केव में पानी बढ़ते जाने से रेस्क्यूअर्स का वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, केव में डाइव करके जाना। लेकिन बढ़ते ठंडे पानी और खतरनाक बहाव ने भी बचाव की कोशिशें नाकाम कर दी। 27 जून बुधवार घटना के 5वें दिन पहली बार इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पहुंचे। रेस्क्यू का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा लोग आ जुटे। वो हेडिंग इस तरफ है, टी जंक्शन पर। केव से पानी बहुत तेजी से आ रहा है, नहीं? कोई नहीं जानता था कि केव सिस्टम में वो कितनी आगे हैं, या अभी जिंदा हैं या नहीं। गलियारों में पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए पानी को बाहर पंप करना टॉप प्रायोरिटी बन गया। केव से 16 लाख लीटर पर आवर के हिसाब से पानी निकलने से एक्सपर्ट केव डाइवर्स पानी के नीचे सर्च करने के लिए आगे बढ़े। पटाया बीच कहे जाने वाले स्पॉट तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर तक पानी में डूबे हिस्सों और सिर्फ 3 फीट चौड़ी 2 फीट ऊंची खोहों से गुजरना था। रास्ते में उन्होंने सेफ्टी लाइंस बिछाई, जिससे उन्हीं के सहारे वापस लौट सके। 10वें दिन आखिरकार 2 ब्रिटिश केव डाइवर्स पटाया बीच पहुंचे। उन्होंने पानी से सिर निकालकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डाइवर्स ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ 100 मीटर आगे उन्हें एक एयर पॉकेट दिखी और लड़के वहीं पर थे। थैंक यू। आप कितने लोग हैं? यहाँ कितने बच्चे हैं? 13। हाँ। बहुत बढ़िया, सब ठीक हो जाएगा, आराम से बैठ जाइए। सभी 13 जिंदा थे। पानी से 1 मीटर ऊपर मुंडेर पर बैठकर आड़े तिरछे लटके पत्थरों से टपकता हुआ पानी पीकर मन को शांत रखते हुए एयर बचाने के लिए मेडिटेशन करके कुछ ही घंटों में उन्हें खाना, दवा और गर्माहट के लिए हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स पहुंचाए गए। लेकिन अब सामने अगला चैलेंज था। डाइवर्स को लड़कों और उनके कोच को बाहर निकालने का तरीका सोचना था। भारी बारिश आने को थी, लिहाजा 7 जुलाई को रेस्क्यूअर्स ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लड़के और कोच घबराए ना, इसलिए उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया। हर एक को फुल फेस मास्क पहनाकर एक रेस्क्यू ड्राइवर के साथ जोड़ा गया। लगातार 3 दिन तक डाइवर्स अंधेरे सकरे गलियारों से गुजरे, सिर्फ सेफ्टी लाइंस के सहारे।
आखिरकार 12 लड़कों और उनके कोच को निकाला गया अंधेरी थैम लुआंग से। केव में 17 दिन जिंदगी के संघर्ष के बाद सभी 12 लड़के और कोच सही सलामत बाहर निकले, लेकिन रेस्क्यू के दौरान एक मौत भी हुई। फॉर्मर थाई नेवी सील 38 साल के समान कुनाम ग्रुप को एयर टैंक्स पहुंचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। काउंटडाउन में नंबर 9 के लिए हम चल रहे हैं यूरोप के कोस्ट पर एक हॉट एयर बलून एक्सपीडिशन के लिए, जो खत्म हुआ था आयरिश सी में। 1987 में वर्जिन ग्रुप के हेड रिचर्ड ब्रांसन और स्वीडिश एडवेंचरर पीटर लिंडस्ट्रैंड ने उस जमाने के सबसे बड़े हॉट एयर बलून से पार किया था अटलांटिक ओशन। शुगरलोफ मेन यूएसए से मिल ऑफ किंटायर स्कॉटलैंड तक के 5000 किलोमीटर के सफर के लिए बलून को काफी फ्यूल चाहिए था, नॉन स्टॉप और तेजी से उड़ने के लिए। खास तौर पर डिजाइन किया गया प्रेशराइज्ड कैप्सूल 8000 मीटर तक ऊंचा जा सकता था, जहां ताकतवर जेट स्ट्रीम्स बहती हैं। वेस्ट से ईस्ट को बहती तेज हवाएं धरती का चक्कर काटती हैं, लेकिन वो कैप्सूल कारगर रहा। जुलाई 1987 को ब्रांसन और लिंडस्ट्रैंड ने भोर से पहले टेक ऑफ किया, क्योंकि उस वक्त एयर टेम्परेचर और हवा ज्यादा स्टेबल रहती है। लेकिन एक मुश्किल आ गई। टेक ऑफ के वक्त 2 फ्यूल टैंक्स बलून से गिर गए। अब वापस नहीं मुड़ा जा सकता था। अटलांटिक जेट स्ट्रीम में पहुंचने के लिए वो तेजी से ऊपर उठते गए। कम फ्यूल की वजह से एयर करंट ही उन्हें अटलांटिक के पार करा सकती थी। कामयाबी मिली। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रिकॉर्ड स्पीड पर पहुंचकर वो पार जा पहुंचे। तब तक कोई भी मैन्ड बलून इतनी तेजी से नहीं उड़ा था। 31 घंटे की कामयाब फ्लाइट के बाद नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए उन्होंने अटलांटिक ओशन को पार किया। लेकिन नॉर्दर्न आइलैंड पहुंचकर उनके सामने एक नया चैलेंज आ गया। बताया गया कि स्कॉटलैंड में करीब 70 किलोमीटर दूर उनकी आखिरी मंजिल पर घना कोहरा है। बलून पर 3 टन फ्यूल के साथ लो विजिबिलिटी में लैंड करना जोखिम भरा था, तो पायलट्स ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि एक खेत के पास से गुजरा जाए और वहां पर फ्यूल टैंक्स को गिराकर पास ही मौजूद आयरिश सी में लैंड किया जाए। लेकिन ब्रांसन और लिंडस्ट्रैंड खेत के पास पहुंचे ही थे कि अचानक से वहां पर आए एक डाउन ड्राफ्ट ने बलून को बेकाबू करके क्रैश लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया। ये खेत के ऊपर से खींचते हुए आगे पत्थर की एक दीवार से जा टकराए। वो उसको काबू कर पाते उससे पहले ही हवा एक बार फिर बलून को पावर लाइंस के पास से तकरीबन छुआते हुए ले उड़ी। लेकिन मुसीबत इतने पर भी नहीं टली। ईस्ट में उड़ते हुए उन्होंने लैंड करने की कोशिश की राथलिन आइलैंड पर, जो कि बीच के पास ही मौजूद था। लेकिन फिर कुछ किलोमीटर आगे सी में जा पहुंचे। कैप्सूल से बलून का एनवलप छुड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव बोल्ट फायर करने वाला बटन दबाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बजाय बलून पानी से रगड़ खाता हुआ हवा के साथ खींचता गया। इससे कैप्सूल में पानी भर गया। लिंडस्ट्रैंड तो पानी में कूद गए, जबकि ब्रांसन बलून में ही फंस गए। बलून हवा में 9000 मीटर तक उठता चला गया। 1 घंटे के बाद ब्रांसन किसी तरह बलून को नीचे सी लेवल पर लेकर आए और पानी में कूद गए। इन लोगों को बाद में रॉयल नेवी ने बचाया। लेकिन मेहनत बेकार नहीं गई। क्रैश लैंडिंग्स के बावजूद नॉर्दर्न आयरलैंड में अपने हल्के से टचडाउन से ब्रांसन और लिंडस्ट्रैंड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, पहली ट्रांस अटलांटिक हॉट एयर बलून क्रॉसिंग पूरी करके। हमारे काउंटडाउन में नंबर 8 पर हम जा रहे हैं अर्थ की सबसे ठंडी जगह, एक और एक्सट्रीम रेस्क्यू के लिए। एक्सप्लोरेशन के लिहाज से अंटार्कटिका हमेशा से एक शानदार लैंडस्केप रहा है।
लेकिन यहां काम करने के अपने ही चैलेंजेस हैं, जिनका सामना सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। ब्रंट आइस शेल्फ पर मौजूद हैली रिसर्च स्टेशन को ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे चलाता है। इसे बनाया गया है अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस के मौसम की जांच के लिए। आपस में जुड़े 8 पॉड्स की कतार से बना है ये स्टेशन। स्कीज पर बने पॉड्स को आइस पर खिसका कर यहाँ वहां किया जा सकता है, वो भी खास तरह के हैवी व्हीकल्स से। साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस, मेडिकल स्टाफ और एक शेफ अच्छे से लैस इस फैसिलिटी में रहते और काम करते हैं, जो बेहद बेरहम मौसम को भी झेल सकती है। अंटार्कटिका में जिंदगी 2 मौसमों के इर्द गिर्द घूमती है, गर्मियां और सर्दियां। जबरदस्त गर्मी में सूरज कभी नहीं डूबता। मार्च से सितंबर तक सर्दियों के मौसम में ये कॉन्टिनेंट अंधेरे में डूब जाता है और पारा -30 डिग्री तक जा गिरता है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में अंटार्कटिका आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन अप्रैल 2015 के अंत में हैली रिसर्च स्टेशन के एक इंजीनियर मैल्कम रॉबर्ट्स को जबरदस्त गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गई। उनका फौरन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उन्हें वहां से निकालना जरूरी था और सबसे पास का हॉस्पिटल भी वहां से हजारों किलोमीटर दूर था। चिले के सदर्न मोस्ट टिप पर मौजूद पुंटा एरेनास से एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। उन्हें टेक ऑफ करके रिफ्यूलिंग के लिए रोथरा में रुकना था, जो अंटार्कटिक पेनिनसुला में एक रिसर्च बेस था। फिर वहां से सीधे लैंड करना था हैली रिसर्च स्टेशन पर। रॉबर्ट का काफी खून बह चुका था, लेकिन टीम के वक्त रहते वहां पहुंचने से उनकी जान बचाई जा सकती थी। इसमें एक दिक्कत आ गई। एक वॉल्केनो फटकर ऐश के गुबार छोड़ रहा था, जिससे सदर्न चिली के हिस्से ढक गए थे। चिली के सैंटियागो से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिससे लीड डॉक्टर बचाव के लिए नहीं आ पाए। ऐसे में पायलट और इंजीनियर को मजबूरन टेक ऑफ करना पड़ा बैकअप डॉक्टर टिम नट बीम के साथ, जो ऐसे खतरनाक मिशन पर कभी नहीं गए थे। अब शुरू हुआ खतरे वाला हिस्सा। टीम को ड्रेक पैसेज के ऊपर से गुजरना था, यानी सदर्न चिली और अंटार्कटिका के बीच एक ऐसी वाटर बॉडी जहां विजिबिलिटी अक्सर बहुत कम रहती थी। किस्मत से मौसम थोड़ा खुल गया। एयरप्लेन में ठंड थी और टिम नट बीम को जगे रहना जरूरी था, जिससे मैल्कम के ट्रांसफ्यूजन के लिए जरूरी खून सही टेम्परेचर पर बना रहे। आखिरकार टीम सही सलामत हैली रिसर्च स्टेशन पर लैंड हुई। अंधेरा छाने से पहले रॉबर्ट को वहां से निकालने के लिए उनके पास करीब 1.5 घंटे का वक्त था। हाड़ कपा देने वाले -30 डिग्री सेल्सियस के जाड़े में इंजीनियर ने प्लेन इंजन्स को जमने से बचाने के लिए चालू ही रखा। उधर डॉक्टर ने अंटार्कटिका में तब तक का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। पुंटा एरेनास चिली में लैंड करने के बाद रॉबर्ट को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो पूरी तरह से ठीक हो गए। किस्मत से जनवरी 2017 में टीम्स ने सर्दियों में हैली रिसर्च स्टेशन में रहना छोड़ दिया। अब साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान डेटा ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट से ही कलेक्ट करते हैं। वहां स्टेशन पूरी तरह से खाली रहता है। नंबर 7 के लिए हम जाएंगे साउथ अमेरिका के गर्म तपते चाचापोया प्रोविंस के बहुत नीचे, उस अनचार्टर्ड केव एक्सपीडिशन के लिए जो भारी मुसीबत में फंस गया था। 2014 के सितंबर में स्पेनिश साइंटिस्ट और केव एक्सप्लोरर सेसिलियो लोपेज टर्सेरो ने 9 लोगों की एक टीम बनाई थी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन पर इंटिमाची केव के सबसे अनजान हिस्से तक जाने के लिए। पेरू में ये दूसरी सबसे गहरी केव है, अमेज़न जंगल के एक वीरान इलाके में। इसमें एक तंग घुमावदार सुरंगों की भूल भुलैया है, जो लगभग 3000 मीटर तक गहरी है। वो उन आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स की खोज में थे जो चाचापोया लोगों के
500 साल से भी ज्यादा पुराने प्री इनका कब्रिस्तान के माने जाते हैं। यह एक्सपीडिशन बहुत ही खतरों से भरा हुआ था। केव में गए लोगों को अपना 80% सफर रस्सियों के सहारे ही करना था और फिर सकरे दम घोंटू गलियारे से सिकुड़ते मुड़ते हुए गुजरना था, जिनके बगल में थी आड़ी तिरछी चट्टानें। 10 दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद सिसिलियो और उनकी टीम करीब 400 मीटर नीचे एक अनजान जगह पर पहुंची। उनके पास एंकर्स नहीं बचे थे तो सिसिलियो और उनके पार्टनर को एक ऐसा ब्लॉक मिला जो मजबूत दिखता था, जिस पर एंकर लगाकर उनकी आखिरी 5 मीटर की रस्सी रिग की जा सकती थी। लेकिन सिसिलियो की रस्सी लटकते ही वो ब्लॉक अचानक उखड़ गया और सिसिलियो 5 मीटर नीचे पीठ के बल जा गिरे। रीढ़ में जबरदस्त दर्द हुआ और उनके दोनों पैर सुन्न हो गए। उनके पार्टनर ने फौरन ऊपर जाकर मदद मांगी। 4 घंटे बाद एक मेडिकल टीम पहुंची, सिसिलियो के लिए खाना और पेन किलर्स लेकर। लेकिन पीठ में जबरदस्त चोट की वजह से उन्हें निकालना मुश्किल हो गया। वहां कोई लोकल रेस्क्यू ग्रुप नहीं था, इसलिए स्पेन के मैड्रिड से आए रेस्क्यूअर्स के साथ पेरुवियन सोल्जर्स, फायर फाइटर्स और लोकल्स को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग जुटे और बचाव की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन अब खड़ी हुई सबसे बड़ी मुश्किल। एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक ऐसा स्ट्रेचर बनवाया गया जो सिसिलियो की रीढ़ को झटका दिए बिना खड़ा करके तंग गलियारों से गुजारा जा सके। इम्तिहान की घड़ी आ गई। केव में उमस ने रेस्क्यूअर्स के काम में तेजी ला दी, लेकिन वापसी की चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी और आखिरकार 30 सितंबर 2014 को 12 दिन तक बिना हिले डुले रहे सिसिलियो को अंधेरे से बाहर लाया गया। उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर से पेरू के लीमा के अस्पताल में ले जाया गया। टूटी रीढ़ से जूझते सिसिलियो आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गए। मौत की कगार से लौटने के बावजूद 5 साल बाद 2019 में टीम ने फिर से इंटिमाची केव लौटकर एक्सपीडिशन को उन अनजान गहराइयों में आगे बढ़ाया जहां सिसिलियो गिरे थे। उनका जुझारूपन काम आया और उन्होंने गजब की खोज की। प्री इनका चाचापोया लोगों के कब्रिस्तान से मिले रेलिक्स और इंसानी हड्डियां। हमारे काउंटडाउन में नंबर 6 के लिए हम साउथ अमेरिका में ही रहकर जाएंगे ब्राजील, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत अंदर। 1906 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने नौजवान मेजर पर्सी फॉसेट को ब्राजील भेजा था बोलीविया से सटे बॉर्डर के जंगली इलाके का नक्शा बनाने के लिए। 1906 और 1921 के बीच फॉसेट और अन्य 6 एक्सपीडिशंस पर निकले थे। इस दौरान अपनी रिसर्च और लोकल से बातचीत के आधार पर फॉसेट ने एक थियरी डेवलप की। अमेज़न में एक एडवांस्ड प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी की। उन्होंने इसे नाम दिया लॉस्ट सिटी ऑफ जी, एक एल डोराडो जहां आज के इंसानों से अनछुआ गोल्ड भरा हुआ था। 20 अप्रैल 1925 को फॉसेट, उनका 21 साल का बेटा जैक और जैक का दोस्त जी की तलाश में जांबाजी भरे एक एक्सपीडिशन पर निकले थे। 39 दिनों तक उन्होंने कुयाबा ब्राजील से अमेज़न बेसिन में माटो ग्रोसो रीजन के सेंटर तक का सफर किया। उनतीस मई 1925 को एक्सप्लोरर्स अपने सफर के आखिरी चार्टर्ड कैंप पर पहुंचे और अपने नेटिव गाइड्स को कुयाबा लौटाकर वो घने अनजान रेन फॉरेस्ट में माटो ग्रोसो में शिंगू रिवर की तरफ बढ़े। फॉसेट, उनका बेटा और उसका दोस्त फिर न तो कभी दिखाई दिए न सुनाई दिए।
करीब 2 साल बाद 1927 में रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उन्हें लापता घोषित कर दिया। फिर 1928 में उन्होंने एक्सप्लोरर जॉर्ज मिलर डायोट की अगुवाई में एक एक्सपीडिशन भेजा। जॉर्ज फॉसेट वाले रास्ते पर ही आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना हुआ एक हमलावर ट्राइब से और उन्होंने एक्सपीडिशन को रोकने का फैसला किया। उन्नीस में इंडियन राइट्स के मशहूर हिमायती ऑरलैंडो विलास बोआस ने दावा किया कि उन्होंने फॉसेट का कंकाल ढूंढ लिया है। एक उथली कब्र में बताया गया कि कालापालो इंडियंस ने उन्हें मार डाला था। बहरहाल लंदन के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने हड्डियों की जांच करके कहा कि वो फॉसेट की नहीं थी और फॉसेट की गुमशुदगी का रहस्य आज भी बरकरार है। और अब नंबर 5 के लिए हमने उड़ान भरी है आसमान में, लेकिन गुम हो गए विशाल पैसिफिक ओशन के आर्कीपेलागोस में। 20 मई 1932 को 34 साल की अमेलिया एयरहार्ट ने उड़ान भरी थी अपने सिंगल इंजन लॉकहीड वेगा 5B से। उन्होंने उड़ान भरी हार्बर ग्रेस न्यूफाउंडलैंड से और लैंड किया अटलांटिक के पार लंडनडेरी नॉर्थ आयरलैंड में। एयरहार्ट पहली फीमेल और दूसरी पायलट थी चार्ल्स लिंडबर्ग के बाद जिन्होंने सोलो नॉन स्टॉप पार किया था अटलांटिक ओशन और बनाया था एक नया ट्रांस अटलांटिक रिकॉर्ड 14 घंटे 56 मिनट का। 1930 और 35 के बीच एयरहार्ट ने स्पीड और डिस्टेंस के 7 रिकॉर्ड बनाए थे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में और बनी इतिहास की सबसे मशहूर फीमेल एविएटर। 1937 में एयरहार्ट उस वक्त के अपने सबसे एम्बिशियस एक्सपीडिशन पर निकली थी। अमेलिया एयरहार्ट तैयार हो रही थी प्लेन से दुनिया की पूरी गोलाई का चक्कर काटने के लिए। इक्वेटर के साथ साथ ट्रॉपिकल जोन से होकर वो एक अटलांटिक फ्लाइट कर ही चुकी थी और इस सफर के लिए पास था एक नया बढ़िया प्लेन। ओरिजिनली 10 पैसेंजर्स वाले एयरहार्ट के ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E में उनकी जरूरतों के हिसाब से एडिशनल फ्यूल टैंक्स थे, जिससे एयरक्राफ्ट का रिफ्यूलिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा दूर तक फ्लाई करना संभव था। यह जरूरी भी था क्योंकि एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन के फ्लाइट प्लान में दूर तक पानी के ऊपर से गुजरना, इक्वेटर के साथ साथ 47,000 किलोमीटर फ्लाई करना शामिल था, जिससे वो 29 जून 1937 को लाए न्यू गिनी पहुंच जाएं। सरकम नेविगेशन का अगला हिस्सा बेहद जोखिम भरा था क्योंकि दूरी प्लेन की मैक्सिमम रेंज के आसपास ही थी। 2 जुलाई 1937 को एयरहार्ट और नूनन ने लाए एयरफील्ड से उड़ान भरी फ्यूल से लबालब इलेक्ट्रा में। उनको पहुंचना था हॉलैंड आइलैंड, जो एक छोटा ढूंढने में मुश्किल कोरल एटोल था सेंट्रल पैसिफिक ओशन में कोई 4000 किलोमीटर दूर। आइलैंड का पता लगाने में मदद करने के लिए यूएस कोस्ट गार्ड पिकेट शिप इटास्का किनारे से बस कुछ ही दूर लंगर डाले खड़ा था। प्लान था एयरहार्ट के एयरक्राफ्ट से रेडियो के जरिए कांटेक्ट बने ताकि इटास्का रेडियो नेविगेशन और धुआं छोड़कर एयरहार्ट को गाइड कर सके। ग्रेनिच मीन टाइम के सुबह 6:15 बजे थे। एयरहार्ट ने हाउलैंड से प्लेन की दूरी बताई, करीब 320 किलोमीटर आगे। लेकिन एयरहार्ट और नूनन धुएं की निशानी को नहीं देख पाए। साफ था कि वो भटक गए थे और अब सही रास्ते के लिए उन्हें रेडियो के सहारे ही रहना था। KHAQQ कॉलिंग इटास्का, हम हैं तो आपके ऊपर ही, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे। पेट्रोल कम हो रहा है, आपसे रेडियो पर बात भी नहीं हो रही है। हम 1000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर हैं। इटास्का तो एयरहार्ट को सुन पा रहा था, लेकिन एयरहार्ट शायद उसका जवाब नहीं सुन पा रही थी। हम चक्कर लगा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब उनका फ्यूल खत्म होने की कगार पर था। प्लीज साथ रहें और जवाब दें। हम नॉर्थ और साउथ के बीच उड़ रहे हैं। वो इटास्का को मिला आखिरी ट्रांसमिशन था। शिप 1 घंटा और ट्रांसमिट करता रहा और फिर मान लिया गया कि एयरहार्ट और नूनन पक्का सी में जा गिरे हैं। 10 दिनों तक
10 शिप्स, 102 एयरक्राफ्ट्स और 3000 नेवी पर्सनल एविएटर्स की खोज में समंदर का करीब 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया छानते रहे। लेकिन एयरहार्ट और नूनन या उनके प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फ्रेड नूनन को जून 1938 में और अमेलिया एयरहार्ट को 5 जनवरी 1939 को डेड घोषित कर दिया गया। इसकी वजह को लेकर कई थियरीज चली। शायद उन्हें अपने लॉकहीड इलेक्ट्रा में रेडियो इक्विपमेंट में खराबी की वजह से इटास्का के सिग्नल नहीं मिल पाए। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को लेकर कंफ्यूजन ने मामला और उलझा दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने बताया कि एयरहार्ट और नूनन हाउलैंड आइलैंड को लोकेट नहीं कर पाए। इटास्का से कांटेक्ट टूटने और फ्यूल खत्म होने से शायद वो समंदर में ही क्रैश कर गए। बहरहाल लॉकहीड इलेक्ट्रा के मलबे के सबूत के बिना यह रहस्य बना हुआ है कि अमेलिया एयरहार्ट के साथ क्या हुआ था। नंबर 4 के लिए अब हम जा रहे हैं डेनाली, अलास्का, अमेरिका के इतिहास के सबसे दर्दनाक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में से एक के लिए। हालांकि ये माउंट एवरेस्ट से छोटा है, पर इसमें अपने आसपास के प्लेटो से 1.5 गुना ज्यादा वर्टिकल हाइट्स होना इसे बनाता है प्लेटो से समिट तक का सबसे ऊंचा क्लाइंब। अपने बेरहम और बेतरतीब मौसम की वजह से भी डेनाली जाना जाता है। हर साल डेनाली पर चढ़ाई की कोशिश करने वालों में से आधे ही सफल होते हैं। लगभग 500 लोग। उन्नीस 1967 की गर्मियों में 12 नौजवान विलकॉक्स कोलोराडो एक्सपीडिशन के नाम से समिट माउंट मैकिनली के लिए निकले थे। 22 किलो का बैकपैक लादे और 300 किलो से ज्यादा की रसद लदी स्लेजेस को खींचते हुए क्लाइंबर्स को करीब आधा महीना लगा ग्लेशियर्स और दरारों को पार करके स्लोप्स पर चढ़कर 4600 मीटर का पहला लोअर कैंप लगाने में। फिर 5500 मीटर पर हाई कैंप लगाया गया, वो भी डेनाली पास के ठीक नीचे। अब यहां तक आकर ज्यादातर एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस करने लगे और ग्रुप बंट गया। 15 जुलाई 1967 को 4 सबसे एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स पूरी विजिबिलिटी के रहते हुए समिट पर पहुंचे। दो दिन बाद उनके हाई कैंप लौटने तक ग्रुप बिखरा ही हुआ था। कुछ लोग लोअर कैंप में चले गए, दूसरे हाई कैंप में ही रुके रहे, जबकि बाकी के 6 इनएक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स आगे बढ़े, ये सोचकर कि वो कुछ ही घंटों में समिट पर जाकर वापस लौट आएंगे। कुछ घंटे बाद रात के 8:30 बजे वो पीक के पास तो थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से उसे देख नहीं पाए। मजबूरन उन्हें रात वहीं बितानी पड़ी। अगली सुबह 11:30 बजे ग्रुप ने रेडियो पर बताया कि उनमें से 5 21,090 मीटर पर पीक पर पहुंच गए हैं, लेकिन एक क्लाइंबर ने वापस आना तय किया है। जल्दी ही समिट पर बादलों की अजीब सी फॉर्मेशन दिखाई दी। यह इशारा था कि 2 वेदर सिस्टम्स में जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। वो एक परफेक्ट स्टॉर्म वेदर इवेंट था, जिसे कहते हैं आर्कटिक सुपर ब्लिज़र्ड, जिसमें नॉर्थ से वार्म मॉइस्ट एयर टकराती है कोल्ड स्टेबल एयर से और इससे तेज हवाएं चलती हैं। भारी बर्फबारी होती है सीधे माउंटेन के ऊपर। ऐसे में पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। 4600 मीटर पर मौजूद 5 लोग मुसीबत में थे। तूफान ने उन्हें लौटकर दूसरों की मदद करने से मजबूर कर दिया था। उन्हें मजबूरन अपने टेंटों में दुबकना पड़ा। उस तूफान के सामने लाचार और बिखरे होने के चलते समिट के पास पहुंचे क्लाइंबर्स का बचना मुश्किल था। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक छाए रहे घने बादल और तेज हवाओं ने बचाव नामुमकिन बना दिया। पैदल या एयरक्राफ्ट की कोशिशें भी नाकाम हो गई।
28 जुलाई को मौसम थोड़ा खुला और बचाव टीम हाई कैंप और समिट तक पहुंची, जहां 3 बॉडीज मिली। मौत बर्फ में जमने की वजह से हुई थी। बाकी की 4 बॉडीज नहीं मिली, उन्हें मरा हुआ मान लिया गया। कुल 7 लोग मरे थे और 5 ही जिंदा बचे थे। नंबर 3 के लिए हम जाएंगे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम इतिहास के सबसे जबरदस्त हादसे के लिए। 26 दिसंबर 1998 को शनिवार के दिन करीब 1000 सेलर्स के साथ 115 यॉट्स बढ़े टास्मेनिया की तरफ 54th सिडनी टू होबार्ट याट रेस के लिए। साफ नीले आसमान के तले उस खूबसूरत दिन फ्लीट सिडनी से रवाना हुए। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर ही उन्हें मौसम के बिगड़ने की चेतावनी दे दी गई थी। बेस स्ट्रेट में अक्सर हालात खराब होने का अंदेशा बना ही रहता था। ये जगह मशहूर है अपनी उछाल मारती लहरों, आंख मिचौली खेलते मौसम और तेज हवाओं के लिए। लिहाजा कुछ यॉट्समैन ने रेस छोड़ दी। लेकिन दूसरे दिन यॉट्स को समंदर उम्मीद से ज्यादा उफनता दिखाई दिया। हवाओं की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई और लहरें 12 मीटर ऊपर यानी 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी उछल रही थी। मैडे मैडे मैडे, विंस्टन चर्चिल से बोल रहा हूँ, विंस्टन चर्चिल। डिस्ट्रेस कॉल्स ने सेलर्स के पानी में गिरने, मास्ट्स के टूटने और बोट्स के डूबने की खबर दी। तो क्या आपके पास मोटर है? है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ओवर। 40 घंटे तक 25 एयरक्राफ्ट और 6 रेस्क्यू शिप्स 1000 से ज्यादा लोगों के साथ 55 सेलर्स को बचाने के लिए पहुंचे। यह ऑस्ट्रेलिया में पीस टाइम का अब तक का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था। अट्ठाईस दिसंबर 1998 को दोपहर में तूफान के खत्म होने के बाद रेस में निकली 115 बोट में से सिर्फ 44 ही होबार्ट टास्मेनिया में फिनिश लाइन को क्रॉस कर पाई थी। 5 याट्स डूब चुके थे, 6 सेलर्स मारे जा चुके थे। खुश हूं कि जिंदा बच गया यार। हादसे के बाद हुई जांच पड़ताल में रेस मैनेजमेंट और ब्यूरो ऑफ मीटियोरोलॉजी पर उंगली उठी कि डिपार्टमेंट ने रेस ऑफिशियल्स को सही और पूरी जानकारी नहीं दी थी मौसम के बारे में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हो गई। हादसे की वजह की बात करें तो 1998 सिडनी होबार्ट रेस रिव्यू कमेटी रिपोर्ट में शैतानी लहरों को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली बताया था। उन बेरहम लहरों के सामने फ्लीट की एक भी नहीं चली। जबरदस्त चढ़ाई के लिए सी लेवल से एशिया की चोटी तक हिमालयाज में नेपाल और तिब्बत के बीच मौजूद माउंट एवरेस्ट एक अल्टीमेट चैलेंज जैसा है 7 समिट्स के बीच। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है उस एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर जिसे ह्यूमन बॉडी लंबे वक्त तक नहीं झेल सकती। उसे कहते हैं डेथ जोन। 1922 से 300 से ज्यादा क्लाइमर्स अपनी जानें गंवा चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर और ज्यादातर की मौत हुई है डेथ जोन में। ओके, मुझे रुकना है। 8000 मीटर से ऊपर डेथ जोन में हाई कैंप्स तक क्लाइमर्स को तिब्बत के नॉर्थ कोल रूट से या नेपाल के साउथ कोल रूट से पहुंचना होता है। दोनों रास्ते चुनौती भरे हैं। यहां जोखिम भरे ग्लेशियर्स, छुपी दरारों, खड़ी चढ़ाइयों और संकरे गलियारों से गुजरना पड़ता है। 10 मई 1996 को अलग अलग 4 एक्सपीडिशन के कुल 23 क्लाइमर्स रवाना हुए साउथ और नॉर्थ कोल में अपने हाई कैंप से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की कोशिश के लिए। डेथ जोन में सी लेवल के मुकाबले सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है।
चढ़ाई में मदद और जिंदा रहने के लिए हर क्लाइंबर के पास सप्लीमेंटल ऑक्सीजन रहती है। मकसद था समिट पर पहुंचना और वापसी का वक्त 2 बजे का सेट करके उतर आना, इससे पहले कि अंधेरे में अटक जाएं या फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाए। लेकिन उस दिन कई क्लाइंबर्स उस रूल की अनदेखी करने वाले थे। आखिरी क्लाइंबर के समिट तक पहुंचने तक दोपहर के 3 बज चुके थे और यह भूल जानलेवा साबित होने वाली थी। क्लाइंबर्स उतरने लगे तो न जाने कहां से तूफान आ गया, हवाएं तेज हो गईं और बर्फ गिरने लगी। क्लाइंबर्स डेड जोन में ही फंस गए। घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी, कमजोरी और थकान थी। कुछ क्लाइंबर्स अभी समिट के पास ही थे, जबकि दूसरे यहां वहां भटकते हुए संभलने की कोशिश कर रहे थे। साउथ रूट पर कई क्लाइंबर्स ने जैसे तैसे अपना हाई कैंप ढूंढ लिया। 12 मई को अलग अलग एक्सपीडिशंस के सेहतमंद क्लाइंबर्स की मदद से थके मांदे जिंदा लोगों को वहां से निकाल लिया गया। 14 मई तक वो आखिरकार बेस कैंप में लौटे, लेकिन 5 अब भी लापता थे, जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया। उधर माउंट एवरेस्ट की नॉर्थ साइड पर दूसरे 3 क्लाइंबर्स नहीं लौटे थे। मौत का आंकड़ा दर्दनाक था। 8 लोगों की जान चली गई थी। उनमें से 6 ठंड से मरे थे, जबकि बाकी 2 शायद समिट के पास माउंटेन से गिर गए थे। डेड जोन के बेरहम तूफान में फंसने के बाद उनके भी जिंदा बचने की उम्मीद कम ही थी। 1996 माउंट एवरेस्ट डिजास्टर के बाद से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। जोखिम के बावजूद करीब 800 लोग अब भी हर साल चढ़ाई की कोशिश करते हैं और कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ गया है। सबसे दर्दनाक एक्सपीडिशंस की हमारी गिनती में नंबर 1 के लिए हम जा रहे हैं आर्कटिक आर्किपेलागो, एक बेहद मायूसी भरी दर्दनाक कहानी के लिए। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स सदियों तक नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज करते रहे, जो करीब 14,050 किलोमीटर का सी रूट है और अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ता है। लेकिन आर्कटिक के उस हिस्से में सेल करना खतरों से खाली नहीं है। 90 मीटर ऊंचे आइसबर्ग्स और बर्फ की खिसकती चट्टानें साल के ज्यादातर वक्त आर्कटिक के पानी से गुजरना नामुमकिन बना देती हैं। 1845 के बसंत में इंग्लिश रॉयल नेवी ऑफिसर सर जॉन फ्रैंकलिन 2 शिप्स पर 128 लोगों के साथ निकले थे नॉर्थ वेस्ट पैसेज के अनजाने हिस्सों के पहले एक्सपीडिशन पर। इंग्लैंड की थेम्स रिवर से रवाना होने के बाद टेरर और एरेबस शिप्स कुछ वक्त के लिए नॉर्दर्न स्कॉटलैंड में ठहरे। वहां से वो ग्रीनलैंड के लिए निकले। जुलाई 1845 के अंत में यूरोपियंस ने उन्हें बैफिन बे में देखा। वो आखिरी बार था जब क्रू को देखा गया था जिंदा। उसके बाद जो हुआ उसके टुकड़ों को जोड़ा गया अगले 150 सालों में दूसरे एक्सपीडिशंस, साइंटिस्ट्स और इनुइट लोगों से पूछताछ के बाद। खौफ की ये दर्दनाक कहानी सोच के भी परे है। 1846 के सितंबर में टेरर और एरेबस शिप्स उस किंग विलियम आइलैंड के पास बर्फ में फंस गए थे, जो आज कैनेडियन टेरिटरी में नूनावट के नाम से मशहूर है। प्रेशर बढ़ने पर सी आइस में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बीच फंसे शिप्स को कुचल भी सकता है और डुबा भी सकता है। किस्मत से टेरर और एरेबस शिप्स आइस को काटकर गुजरने के लिहाज से स्टील से मजबूत बनाई गई बोझ से लैस थी। उन्हें बस वसंत की गर्माहट का इंतजार करना था। लेकिन अगले 2 साल तक वो बर्फ में ही जमे और फंसे रहे। अप्रैल 1848 तक अपने कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन और करीब 2 दर्जन लोगों को बर्फ में गंवाने के बाद बचे हुए कमजोर और बीमार सेलर्स शिप्स को छोड़कर मदद की तलाश में कैनेडियन मेनलैंड की तरफ बढ़े, लाइफ बोट्स को स्लेजेस पर घसीटते हुए। आखिर में सभी 129 लोग चल बसे।
कई जबरदस्त सर्दी में हाइपोथर्मिया से मर गए तो कई स्कर्वी, ट्यूबरक्लोसिस या भूख के आगे हार गए। लोकल इनुइट ने तो और भी भयानक तस्वीरें सामने रखी। बचे कंकालों पर चाकू के निशानों ने उसे पक्का भी किया और वो सबूत थे कि फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन में कुछ लोग जिंदा रहने के लिए लाशें खाने लगे थे। फिर 1980 में जांच में तेजी आई जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को फ्रैंकलिन के क्रू के कंकाल मिले। हाल में बर्फ के नीचे दबी जॉन हार्टनेल और बदकिस्मत हाइड्रोग्राफिक एक्सपीडिशन के दूसरे मेंबर की एकदम सही सलामत लाशें मिली। उन्हें जल्दबाजी में दफनाया गया था और उनकी याद में एक मामूली सा हेडस्टोन खड़ा कर दिया गया था। लाशों की जांच ने लेड पॉइजनिंग के सुराग दिखाए। शिप्स की बात करें तो 2014 में एरेबस का और 2016 में टेरर का मलबा मिल गया। जहां वो बर्फ में फंसे थे वहां से 100 किलोमीटर आगे साउथ में। ये निशानियां सदा रहने वाले सबूत हैं उसके, जिसे माना जाता है पोलर एक्सप्लोरेशन के इतिहास में सबसे दर्दनाक एक्सपीडिशन डिजास्टर। मेडे मेडे मेडे, विंस्टन चर्चिल से बोल रहा हूँ, विंस्टन चर्चिल। हर रोज बेरहम मौसम, इंसानी गलती, खराब प्लानिंग, टेक्निकल खराबी, रिमोट लोकेशंस और बदकिस्मती बनते हैं एक्सपीडिशंस में हादसों की वजह। हर हादसे के बाद अहम एडवांसमेंट से बेहतर होते जाते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जोखिम के दीवानों की कड़ी ट्रेनिंग। इस सब के बावजूद अनजाने को एक्सप्लोर करने के जोखिम इंसानों में हदों को आगे बढ़ाने का जोश भरती है। कुछ नए मुकामों को खोजने और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कभी न थमने वाली चाह, जिसके पीछे है जबरदस्त जुनून एक्सप्लोरेशन का।